पिछले क्लास में आपको ये क्वेश्चन दिया गया था जिसमें 4 पार्ट थे। एक तो कि आंख को मछली के 2 इमेजेस की डिस्टेंसेस बतानी थी, दूसरे में फिश के द्वारा आंख का जो 2 इमेज बनेगा उसका डिस्टेंसेस बताना था। तो उम्मीद करते हैं सारे फ्रेंड्स लोग सॉल्व करके ले आए होंगे। मैं आपके लिए सोल्यूशन लिखता हूँ, अपना सोल्यूशन आप मैच कराइए। तो पहला मैं लिखने जा रहा हूँ कि ऑब्जर्वर मेरा है अभी आई ऑब्जर्वर है एंड ऑब्जेक्ट है फिश। मतलब देखा जा रहा है किसको? मछली को, और देखने वाला आंख है। तो मछली से लाइट निकल के आंख तक हमको पहुंचाना है। उसमें 2 पार्ट है। पहला कि डायरेक्ट, जो बिना रिफ्लेक्शन के जो लाइट जा रहा है उसका डायरेक्ट इमेज के बाद सीधे आंसर लिखना हम लोग को। तो चलिए यहाँ से आंसर लिखा जाए, यहाँ से चला जाए, आंसर लिख दिया जाए। तो यहाँ से लिखा, यहाँ स्टार्ट के वहां पहुंच जाए, आंसर आ जाएगा। बोलिए क्या लिखे, कैसे पढ़ाया गया? वो जो डिस्टेंस चल रहे हैं उस मीडियम का, वो डिस्टेंस अपान उस मीडियम का म्यू विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर का म्यू। तो हो गया ये कितना हुआ? h अपान इसका म्यू विथ रिस्पेक्ट टू इसका म्यू, यानी म्यू बाई 1। आई एयर में तो 1 हो गया। हम लोग यहाँ तक आ गए, यहाँ से यहाँ पहुंच जाए तो प्लस कितना? 2h अपान 1/1। उम्मीद करते हैं सब लोग सही किए होंगे। दूसरा, अब क्या होना है? अब रिफ्लेक्ट होके जाना है। तो क्या होगा? अभी लाइट ऐसे नीचे जाएगा, फिर यहाँ से लौटेगा और लौट के फिर आंख तक जाएगा। तो एक एक करके चलते चलना है और जिस मीडियम में जा रहा है उसका म्यू लिखते रहना है, हो जाएगा। चलिए यहाँ चले, पहले यहाँ से यहाँ गए तो क्या लिखें? तो यहाँ रिफ्लेक्टेड इमेज का लिख रहे हैं, रिफ्लेक्टेड इमेज का डिस्टेंस लिख रहे हैं। बोलिए सर, यहाँ से गए तो क्या लिखेंगे? h अपान म्यू बाई 1 प्लस यहाँ ये h और एक और h, कितना? 2h। कितना होगा? 2h अपान इसका म्यू विथ रिस्पेक्ट टू आंख का म्यू, 2μ/1। सही चल रहा सब? यहाँ तक पहुंच गए। अब यहाँ से यहाँ पहुंचा जाए, ये दूरी पहुंचा जाए तो कितना हो जाएगा? प्लस 2h है ना डिस्टेंस। ही देखो यहाँ से यहाँ तक 2h है पूरा, 2h लिए थे हम लोग। 2h अपान म्यू बाई 1 प्लस 2h, ये वाला 2h 1/1 2h। ये पार्ट हो गया कि अब जरा आंख को मछली के 2 इमेज कहाँ कहाँ दिखाई देगा। हम लोग अपना अगला करते हैं, ऑब्जर्वर बदलते हैं। इस बार ऑब्जर्वर लेने जा रहे हैं हम लोग फिश को, और ऑब्जेक्ट रहेगा जिसको देखा जाना है वो है आई को देखेगा कौन? फिश देखेगा। तब हम आंख से लाइट को चला के मछली के आंख तक पहुंचाएंगे। तो इधर से चलते हैं, ऐसे चलते हैं मछली तक। डायरेक्ट वाला पहले कर रहे हैं हम लोग, पहला डायरेक्ट कर रहे हैं। तो इधर से चले तो क्या करेंगे? 2h अपान इस मीडियम का म्यू विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर कौन है? फिश है। इस बार हर चीज का म्यू विथ रिस्पेक्ट टू मछली वाला, यानी म्यू के रिस्पेक्ट लिखा जाएगा। तो चलिए, ये क्या है? एयर मतलब 1, तो 1 अपान म्यू हो गया, प्लस हम यहाँ तक आ गए। अब मछली के पास जा रहे थे, कितना ही दूरी है? h है। तो h अपान क्या? म्यू बाई म्यू लिख देते हैं आपको समझने के लिए, हालांकि 1 हुआ, म्यू बाई म्यू। तो यहाँ चल के मछली तक आ गए, डायरेक्ट इमेज बन गया। अब दूसरा, रिफ्लेक्टेड इमेज। रिफ्लेक्टेड वाला इमेज की डिस्टेंस बताया जाए तो अभी क्या होगा? आंख से लाइट चलेगी, इसको पार करेगी, इसको पार करेगी, मिरर से टकराएगी, लौटेगी, फिर मछली की आंख तक जाएगी। चलते जाना, लिखते जाना, आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ से चले यहाँ, तो क्या लिखेंगे हम लोग? 2h चले कहाँ पर? 1 विथ रिस्पेक्ट टू क्या? म्यू, मछली वाला जहाँ पे ऑब्जर्वर अपना फिश है, तो वो जो म्यू है वही लिखना है बार बार, प्लस अब ये डिस्टेंस कितना? 2h, तो 2h अपान म्यू बाई म्यू 1 हो जाएगा। लिख देते हैं आपके लिए। यहाँ तक आ गए बालक। अब क्या करेंगे? यहाँ से यहाँ तक चलते एक ही मीडियम है, यहाँ से यहाँ चलते h प्लस h कितना? 2h, तो 2h अपान ये म्यू विथ रिस्पेक्ट टू मछली वाला म्यू,
तो 2 म्यू बाई म्यू। कहाँ आ गए? यहाँ आ गए। अब यहाँ से मछली के पास चलते हैं, तो दूरी है h अपॉन म्यू बाई म्यू। बहुत सिंपल। अगर बेसिक मेथड आप समझ तरीका सीख गए तो फिर आपको कुछ भी नहीं करना, आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आप करेंगे आगे से। ये पिछले क्लास में क्वेश्चन था, हम लोग और भी क्वेश्चन इस पे इस तरह का नहीं, थोड़ा चेंज करते हैं और क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इस तरह में एक और क्वेश्चन ये कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। बाकी ये कांच की ऐसी दीवार हो गई ऐसा, मतलब स्लैब हो गया, ऐसा स्लैब हो गया, और एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और हम यहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, इसका जो म्यू है वो 1.5 है, इसका थिकनेस 6 सेंटीमीटर है, और ये अभी का डिस्टेंस दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये भी डिस्टेंस दे दिया आपको। चलिए, ये मान लीजिए ये भी 10 सेंटीमीटर दे दिया आपको। ये कोई ऑब्जेक्ट हो गया ऐसा। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिए आप यहाँ पर, दो बातें लिखिए। पहले लिखिए फाइंड द डिस्टेंस ऑफ find the distance of image of O, distance of image of O from I. Distance of image of O from I. दूसरा बात लिखिए, find the velocity of image. Find the velocity of image of O, and the velocity of image of O as observed by I, as observed by I, if O starts moving, O starts moving leftwards, ऐसे इधर जाना चालू करें, O starts moving leftwards with speed 2 centimeter per second, leftward with speed 2 centimeter per second. चलिए आप लोग यहाँ वीडियो को पॉज कीजिए और दोनों क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तब मेरे साथ सॉल्यूशन मैच कराइए। सॉल्व कीजिए तो मैं आपके लिए फिर से सॉल्व करता हूँ। उम्मीद करते हैं सारे फ्रेंड्स करके हमारे साथ अपना सॉल्यूशन मैच करा रहे हैं। तो हमने पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, आंख से इसका डिस्टेंस बताना है। तो अब एक सरफेस नहीं है, 2-3 बार हो गया तो फिर चलने वाले मेथड लगा देते हैं, सीधा लिख देते हैं इमेज डिस्टेंस इक्वल टू, यहां से लाइट चल के आंख तक पहुंचा देते। बोले क्या लिखे, 10 अपान क्या 1, ये 1 में चल रहा है, 1 अपान आंख, जिसमें आंख भी 1 में, तो 1 प्लस, अब इधर आइए, यहाँ लाइट यहाँ से अब यहाँ एकदम आंख तक पहुंच जाना, यहाँ चले, कितना चले आप 6 सेंटीमीटर, तो क्या लिखेंगे 6 अपान इसका म्यू विथ रिस्पेक्ट टू आंख वाला 1.5/1 प्लस 10 अपान 1/1। ठीक है, डिस्टेंस चलने वाले मेथड बढ़िया है। बालक टोटल आंसर कितना हो गया अपना, ये 10 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक लिखे, और प्लस ये 10 हो गया, कितना हो गया 24 सेंटीमीटर आंसर हो गया। थोड़ा पास आ गया ना,
देखो कितना था, 10 + 10 20 और 26 था, थोड़ा सा पास इमेज आ गया। अब दूसरा पार्ट था इसका वेलोसिटी वाला, बी वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी की बात आपको पढ़ाया, प्लेन मिरर में पढ़ाए, कर्व मिरर में भी वेलोसिटी पढ़ाए। अब इसमें सब जगह जितने टॉपिक होंगे सब में वेलोसिटी की बात होती जाएगी। तो यहाँ वेलोसिटी, अब तो यहाँ तो कोई फॉर्मूला ही नहीं, आपको वहाँ तो फॉर्मूला डिराइव करके दिए थे, मेथड सिखाया आपको। लेकिन अभी जो बोलने जा रहा हूँ वो उस फॉर्मूले से भी कई गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहे हैं कि ऑप्टिक्स में आपके पास फॉर्मूला, आखिर फॉर्मूला याद कीजिए, हम लोग जैसे निकाले वो मेथड पे जानना चाहिए। फॉर्मूला याद हो तो बहुत अच्छी बात है, भूल जाए तो अपना हम कंपटीशन नहीं हार सकते, हम वहाँ लड़ाई करेंगे। मेथड हमको आता है, वो इम्पोर्टेंट है। तो ऑप्टिक्स में हम चाहे मिरर की बात करें, चाहे अभी बात करें, चाहे हम लेंस की बातें करें, कहीं पे भी अगर आपको वेलोसिटी निकालना है तो कुछ नहीं तो एक बात तो करिए, क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मानिए, जनरल कुछ x मान लीजिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मान के इमेज डिस्टेंस निकालिए। जो यहाँ का फॉर्मूला हो, जो उस टॉपिक का फॉर्मूला होगा, मिरर का फॉर्मूला होगा, लेंस का फॉर्मूला होगा, स्लैब का फॉर्मूला है, जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जनरल दूरी पे मान के इमेज डिस्टेंस निकालिए और काइनेमेटिक्स लगाइए कि किसी चीज का पोजीशन पता है तो वेलोसिटी क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, यही बात। तो हम लोग क्या करेंगे, तो जनरल पोजीशन मानते हैं, माना कि ये यहां से दूरी कितनी है, x है, ये दूरी यहां से x मान लिया, और क्या करें, इमेज का डिस्टेंस निकाल के डिफरेंशिएट कर दें। बोले कितना निकाला जाता, क्या कि इमेज डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं, तो फिर वैसे चलेंगे, अब बता देंगे तो कितना होगा, x/1/1 प्लस कितना, ये डिस्टेंस 6/1.5/1 प्लस 10/1/1, तो ये कितना हो गया, x + 4 + 10। ये डिस्टेंस आ गया किसका, पोजीशन किसका आ गया, इमेज का। इमेज का पोजीशन आ गया तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज वेलोसिटी, सो दिस बिकम्स dx/dt। ये तो जीरो हो गया, दोनों कांस्टेंट का तो डिफरेंस जीरो होता है, dx/dt। और ये कितना दिया गया था आपको, 2 सेंटीमीटर/सेकेंड। इसका वेलोसिटी, इसका ये जो इसका रेट ऑफ चेंज कितना है, 2 मीटर/सेकेंड, तो ये इसकी वेलोसिटी हुई 2 मीटर/सेकेंड। ये इसलिए इमेज से अक्सर लोग ये वेलोसिटी जहां ऑप्टिक्स में तो घबरा जाते हैं, बट जो लोग जेन्युइन लोग से जेन्युइन पढ़ाई कर रहे हो वो मेथड समझते हैं कि वेलोसिटी में तो काइनेमेटिक्स, पोजीशन बताओ, डिफरेंशिएट करो, वेलोसिटी आएगा, कोई फॉर्मूला क्या जरूरत है। हाँ, लेकिन फॉर्मूला जिसको याद है उससे तुम जीत नहीं पाओगे कंपटीशन में, ये ध्यान रखना। मैं ये कभी नहीं कह रहा फॉर्मूला भूल जाओ, बिना हथियार के लड़ाई थोड़ी होता है, बट हाँ, सिर्फ हथियार होने से लड़ाई नहीं होगा, हथियार चलाना आना होगा। तो हथियार भी चाहिए और चलाना भी आना चाहिए, ठीक है, वही बात है। सो ये बात हो। अब इसमें एक चीज दिखने को आ रहा है मेरे को, ये बात समझ में आया कि यार ये तो वही हुआ जो ऑब्जेक्ट वेलोसिटी तो इमेज वेलोसिटी हो गया, जो था वही हो गया, ये कैसे हो गया, और इसका तो कोई रोल ही नहीं हुआ। स्लैब का इमेज के पोजीशन में रोल हुआ, थोड़ा पास आ गया, बट इसके वेलोसिटी में कांस्टेंट आएगा ना, कोई रोल ही नहीं होगा। तो ये भी एक ट्रिक ही हो गया एक तरीके से, क्या कि एक्चुअली ये क्या होगा, देख लो हम ऐसा लिख दें क्या कि इमेज वेलोसिटी, जैसे था कि d बाई जो म्यू वाला जो बात था कि इमेज डिस्टेंस इक्वल टू d बाई म्यू, वैसे ही इमेज वेलोसिटी भी कह सकते हैं क्या, v बाई म्यू। अगर ये सब चीजें मीडियम ना चल रहा हो तो v बाई म्यू कह सकते हैं कि इसका वेलोसिटी अपान जिस मीडियम में चल रहा है उसका म्यू विथ रिस्पेक्ट टू जो हम देख रहे हैं, ये हम कर सकते हैं, हमेशा सही आएगा, ठीक है। तो हम एक नोट लिख के यहां लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, इफ मीडियम इज एट रेस्ट, मीडियम इज एट रेस्ट। अब ये स्लैब ना चलना चालू हो जाए, स्लैब चलेगा तो उसका भी इफेक्ट लिखना पड़ जाएगा, ध्यान रहे, मीडियम इज एट रेस्ट, देन वेलोसिटी ऑफ इमेज की यूनिट क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन म्यू मीडियम अपॉन म्यू ऑब्जर्वर।
इमेज की वेलोसिटी इक्वल टू ऑब्जेक्ट ओबीजी, ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी अपन जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट चल रहा है उसका म्यू विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर वाला म्यू। जैसे यहाँ था 1/1, अगर यहाँ मान लो ऐसा क्वेश्चन होता कि यहाँ पानी है, ऐसा वाटर है, इसका म्यू दिया रहता, तो फिर क्या आंसर आता? देखो ना, अब इसमें क्या बदलाव होता है, जरा सोचो। मान लो बालक यहाँ म्यू दिया रहता है कि यहाँ म्यू है, तो इस यहाँ पूरे कैलकुलेशन में क्या चेंज आता, सोचो तो खुद ही आपको मेथड समझ में आ जाएगा। देखो क्या लिखते आप, लिखते x अपान म्यू बाई 1, तो हम यहाँ म्यू बाई 1 लिखा रहा था, सोचिए। नहीं, आगे चलते क्या लिखते, 6 अपान 1.5 बाई 1, वो लिखा ही हुआ है, प्लस 10 अपान 1 बाई 1, वो लिखा ही हुआ है, तो यही ना म्यू आता। नहीं, ये म्यू आता, फिर यहाँ पे 2 बाई म्यू आ जाता, यहाँ म्यू एक आता, x बाई म्यू, म्यू बाहर आ जाता, 2 बाई म्यू आता, तो वही आ जाता कि नहीं। यहाँ पर 2 बाई म्यू, म्यू क्या होता, जिस मीडियम में ऑब्जर्वर चल, अब जो है अपान जहां से उसको देखा जा रहा है, म्यू अपन म्यू नो ऑब्जर्वर, तो 2 बाई म्यू बाई 1, तो यहाँ म्यू लग जाता। सो मेथड जाना बहुत प्राइम चीज है, और फिर उसको मार्क्स में जल्दी कन्वर्ट करने के लिए ये भी जानना जरूरी है। हम वो बच्चा अब कोई ऐसा लिख के करेगा, वो जानकारी तो होगी, बट अगर तुमको ये बात पता है तो क्वेश्चन दोनों का हो जाएगा, बट कंपटीशन सिर्फ आपका होगा, उनका कंपटीशन नहीं होगा। क्वेश्चन हो जाएगा, कंपटीशन नहीं हो, बिकॉज कंपटीशन सिर्फ क्वेश्चन से नहीं, समय का गेम। उतने टाइम के अंदर जो तेज करेगा फिर दूसरा क्वेश्चन भी करेगा। सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत मुश्किल काम होता है, तो जो जो आने वाले जो क्वेश्चन हमको आता है उसको अगर हमने समय के अंदर कर लिया, तो वो समय हम कहीं उन क्वेश्चन लगाएंगे जहां पे हमको सबको सोचना ही पड़ता है। ऐसा भी क्वेश्चन आप पढ़ के बैठ के सोचना पड़ता है, तो समय वहां के रखेंगे, और जिनका समय नुकसान हो गया वो सोच नहीं सकते। अब बिना सोचे जी एडवांस तो नहीं होगा, मेंस हो जाएगा, एडवांस नहीं होगा। सो ये बात भी जानते रहना है। अभी हम और क्वेश्चंस करेंगे आपको अलग अलग करें, हर क्वेश्चन एक छोटी छोटी बात, जैसे ऐसी बात पढ़ाते चल रहे हैं, इन बातों को बताने के लिए ही क्वेश्चंस हम उठा रहे हैं बार बार आपके लिए। अब अगला क्वेश्चन हम लोग ये करने जा रहे हैं, ये आईडी में आया हुआ क्वेश्चन है, आप करिए। इस बार ये जो सरफेस है वो कर्व है, कॉनकेव सरफेस, और इसमें यहां तक पानी भरना है, पानी यहां से यहां भरेगा। ठीक है, इसका आर दिया है, रेडियस दिया है 20 सेंटीमीटर। कहा कि ऊपर से सन रेज गिर रहे नॉर्मल, ऐसे दम नॉर्मली सन रेज गिर रही। ठीक, पानी है, इसका म्यू दे दिया गया हम लोग को, पानी का म्यू दिया है 4/3 गिवन है। तो क्या होगी, ये रे पहले अंदर आएंगी, मिरर से टकराएंगी, फिर लौटेंगी, फिर पानी से निकाल के हवा में जाएंगी, और फिर हवा में जाएंगे तो हमेशा के लिए बाहर चले जाएंगे। तो क्वेश्चन लिखिए, क्या पूछा, लिखिए कि find the location where the rays will finally converge. Find the location where the rays will finally converge. Rays will finally converge if, शर्त क्या है, जो पानी का ना हाइट दे दिया आपको कि कितना पानी भरा है, if the height of water column और h is, दो पार्ट में, पहला दिया है 5 सेंटीमीटर और दूसरा दिया है 15 सेंटीमीटर। तो पानी है वो पहले 5 सेंटीमीटर है तो बताना है, और दूसरा 25 सेंटीमीटर है तो बताना है।
क्वेश्चन कीजिए अपने से, ट्राई कीजिए सब लोग, फिर मेरे साथ सॉल्व किया जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी स्टूडेंट्स ने इसको सॉल्व कर लिया है। नहीं किया तो पॉज करके आप कर रहे हैं, तभी जब तक आप करके मेरे साथ नहीं करेंगे कभी नहीं सीखेंगे। मैं तो सॉल्व कर ही रहा हूँ आपके लिए, बट ये चाहते हैं कि आप, अगर आपसे चीजें इस तरह की नई चीजें आपसे हो, अटेम्प्ट कीजिए। गलत होने का डर मत मन में रखिए। जो आप एक बार अपने से करके सही कर लिए तो आपका ही है। जो गलती कर लिए वो आज सीख जाएंगे, और मेरे को देखेंगे तो मैं सीख रहा हूँ, आप 10 वीडियो देख रहे बैठ के, उससे नहीं होगा। इसलिए हर बार, अब तो घर में बैठे हैं आप, आराम से बैठ के पहले क्वेश्चन सॉल्व, अपना जो हो सकता अटेम्प्ट लिखिए। कम से कम ये अगला सोल्यूशन देखने से पहले ये जरूर पता लगा लीजिए कि मुझे यही बात नहीं आ रही, देखते हैं यहाँ सर क्या कहते हैं, तो वो चीज आपके लिए हमेशा के लिए आपको आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो मैं आप करके मेरा सोल्यूशन देख रहे हैं। तो हम लोग पहला देख रहे हैं 5 सेंटीमीटर, ये है हमारा 5 सेंटीमीटर, मानी 5 सेंटीमीटर तक है। अब जब 5 सेंटीमीटर है, चलिए अब क्या होगा, पहले रेज होंगी क्या, नॉर्मल ग्रीडिंग सीधे जाएंगे, बात हुई थी आपसे, नॉर्मल I0 तो R भी 0, सीधे चली जाएंगे। कॉनकेव मिरर पे जाके टकरा गई। कैसी रे, एक रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के भी क्या है, पैरेलल है, तो क्या होगा, तो प्रिंसिपल एक्सिस के रे पैरेलल आती हैं कॉनकेव मिरर में, तो क्या होता है, वो टकराने के बाद फोकस पे मिल जाती हैं, मिला दिया फोकस पे। अब R है कितना, R है आपका 20 सेंटीमीटर, तो वाला फोकस कितना हुआ, आप जानते हो R का आधा होता है, तो फोकस कितना हुआ 10, फोकस हुआ 10। लेकिन पानी की हाइट सिर्फ कितना है 5, ये है 5, लेकिन ये रे फोकस कितना दूर पे है 10, तो रे चलेंगे कहाँ मिलने के लिए, चलिए अपने से मिलने के लिए। अगर ये सब पानी ना हो तो कहाँ मिल जाती, यहाँ नहीं, ये यहाँ मिलती, और ये दूरी यहां से कितना दूर पे होता है 10 पे होता है। सही बोल रहे हैं हम लोग, बात कर रहे हैं यहाँ पानी का क्या इफेक्ट होगा, हम लोग बात करने जा रहे हैं। पहले सोच रहे कि ये तो इनको क्या पता कि बीच में पानी है, ये तो चल नहीं, कहाँ मिलने के लिए, फोकस, ये फोकस होता है इनका, नहीं। लेकिन क्या होगा, जब ही ये लोग यहाँ आएंगी, पानी से हवा में क्या होगा, फिर से रिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो वहां नहीं पहुंच के कहीं और पहुंच जाएंगी। समझ, सही बात। तो अभी यहाँ रिफ्रैक्शन होगा, तो ये जो हम कह रहे हैं यहाँ न पहुंच के पता नहीं अब कहाँ पहुंचेंगी, ये यहाँ पे अब नहीं पहुंचेंगे, हम डॉट और बना देते हैं, बिकॉज रिफ्रैक्शन से कुछ तो असर पड़ेगा। तो देखते हैं क्या पड़ेगा। तो वही पिछले क्लास वाली बात है, क्या, कब एक रिफ्रैक्शन हो रहा है, प्लेन सरफेस रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर मैंने आपको, आप लोग जब भी दोनों चीजें कर रहे होंगे तो थोड़ा बहुत इधर उधर कंफ्यूजन हो रहा होगा, बट मैं फिर से अपनी बात रिपीट करता हूँ। एक सरफेस पर रिफ्रैक्शन हो तो d/μ लिखना सदैव हमेशा आसान होगा और अच्छा होगा। जब एक से अधिक हो तभी चल के करना चाहिए। दोनों क्लियर रहने से, कोई एक चीज पे मास्टरी कर लेना, दूसरा को छोड़ देना, कहीं बुद्धिमानी नहीं है। दोनों करना है, दोनों सीखना है, हमको ध्यान रखना है। इसलिए आपको ये वाली बात समझना है। तो ये क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है एक सरफेस पर, यहां से यहां, तो आंसर लिखने जा रहे हैं d/μ। हम लिखने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन एट वाटर सरफेस। तो इमेज डिस्टेंस इक्वल, पहले मैं d/μ लिखता हूं, फिर आंसर लिखता हूं। d/μ क्या सिखाया आपको, d क्या है, ऑब्जेक्ट की दूरी, और म्यू क्या सिखाया, कहां से आ रहे अपन, कहां को जा रहे हैं। अब यहां पे आप लोग गड़बड़ करते हो, कुछ लोग ये भी हो गए कि म्यू क्या लिखे। ध्यान समझिए, पहले ऑब्जेक्ट पता लगाइए कि इस रिफ्रैक्शन का ऑब्जेक्ट कौन है। तो ऑब्जेक्ट डिसाइड करने क्या करना है कि इंसिडेंट रे जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं या इंटरसेक्ट करती हुई लग रही हैं, वही पोजीशन ऑब्जेक्ट है। तो ये आपकी है दोनों इंसिडेंट रेज, ये यहां कट रही है, कटती हुई लग रही है, इसलिए ये हुआ ऑब्जेक्ट।
इसलिए इस सरफेस पर रिफ्रैक्शन के लिए O इज द ऑब्जेक्ट, O इज द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट दूरी हो गया ये। अब ये दूरी है 10 और पानी की हाइट है 5, तो ये हुआ 5, मैं लिख जा रहा हूँ 5। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 5 अपॉन म्यू क्या सिखाया है कि ऑब्जेक्ट इमेज देखोगे तो कंफ्यूज, जिंदगी भर कंफ्यूज रहोगे। मैंने कहा रिफ्रैक्शन पे ध्यान दो, रिफ्रैक्शन कहाँ से कहाँ हो रहा है। मैंने सिखाया था कि एरो बनाओ, ऐसे लाइट जा रही है ऐसे, तो कहाँ से आ रहा है अपन, कहाँ को जा रहा है, कहाँ से आ रहे हो, ऑब्जेक्ट मत देखो गलत हो जाओगे। रिफ्रैक्शन को देखो कहाँ से आ रहे हैं, 4/3 से, कहाँ जा रहे हैं 1, तो वो लिखाएंगे यहाँ पर 4/3/1 सो इट इज कितना 15/4 सेंटीमीटर। ये वो इमेज डिस्टेंस। अब किधर बनेगा, नीचे के ऊपर, ये यहाँ है ऊपर है। इसके लिए भी नोट लिखवाया है क्या कि ऑब्जेक्ट इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन ऑब्जेक्ट साइड। इसके जिधर ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज बनता है। तो ऑब्जेक्ट किधर ऊपर है तो इसका ऊपर इमेज यहां बनेगा। सो पहला ए पार्ट का इमेज यहां बना और ये हाइट निकल गई 15/4 सेंटीमीटर। ठीक, ये पार्ट है, वो पार्ट बी करने जा रहे हैं। जो लोग म्यू लिखने में गलती कर रहे हैं उसको समझें, हम कैसे सिखाए समझे। ऑब्जेक्ट कैसे डिसाइड करना है, म्यू कैसे डिसाइड करना है। ऑब्जेक्ट इमेज देख के जो लोग म्यू डिसाइड कर रहे हैं वो धोखा खाएंगे। बी में क्या करना है, अब पानी ज्यादा, पानी 15 तक है। मैं डायग्राम फिर से बना देता हूं आपके लिए, ज्यादा क्लियर होगा। इसमें पानी वाटर है 15 सेंटीमीटर, कितना वाटर हो गया, और रे को मिरर से टकरा के जाना था कहाँ 10 पर, मतलब ये पानी 15, 10 यहां जाना था, ये फोकस था अपना 10, यहां से 10 पे था फोकस। यहां तक समझ आया सबको। R20 फोकस 10 हुआ तो यहां पहुंच गया, लेकिन रे फिर आगे बढ़ेगी, अपनी रे तो यहां से आगे बढ़ेगी, फिर यहां पर उसका रिफ्रैक्शन होगा। तो बोलो ऑब्जेक्ट कौन हुआ, तो इंसिडेंट रे जहां, अब इधर मत देखो, यहां देखो, जो क्या पढ़ रहे हो, तो पढ़ रहे हैं सर हम रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस। तो अगर रिफ्लेक्शन एट प्लेन सरफेस पढ़ रहे हो तो इधर उधर नजर मत कराओ, सिर्फ प्लेन सरफेस पे ही नजर रखो। सर यहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है भाई, यहाँ के इंसिडेंट है कौन है, ये है, ओके सर। ये कहाँ कट करे सर, यहाँ कट करे सर, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट। तो इस रिफ्लेक्शन के लिए ऑब्जेक्ट हो गया। तो आई इमेज डिस्टेंस इक्वल टू डी बाई म्यू। ऑब्जेक्ट दूरी बोला जाए तो ये यहाँ ये है 15 सेंटीमीटर, ये है 10 सेंटीमीटर, ये 5, तो 5 अपॉन म्यू। म्यू क्या, कहाँ से आ रहे हैं अपन, कहाँ को जा रहे हैं, तो यहाँ नजर गड़ाइए, पानी से आ रहे हैं और हवा में जा रहे हैं, है ना। तो कितना हो जाएगा 4/3/1। दिस इज ऑल्सो कितना 15/4 सेंटीमीटर। किधर इमेज किधर बनेगा, ऑब्जेक्ट साइड। तो इसका ऑब्जेक्ट नीचे, तो इमेज इधर ही नीचे ही बन जाएगा। इसका इमेज नीचे बनेगा और उसका इमेज ऊपर बनेगा। इसका इमेज रियल हुआ, इसका इमेज वर्चुअल हुआ। क्यों इसका रियल इमेज हुआ, टकराने के बाद लाइट ऊपर जा रही है, इमेज ऊपर बना है, तो ये इमेज रियल बना है। इसमें टकराने के बाद लाइट ऊपर जा रही है, इमेज नीचे बन रहा था, ये इमेज वर्चुअल बना है। ये क्वेश्चन, ठीक है, ओके। और करते हैं क्वेश्चन आपके लिए। अगला क्वेश्चन आप कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि कहा कि ये एक कॉनकेव मिरर है, इसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, रेडियस ले लीजिए, रेडियस 20 सेंटीमीटर, रेडियस 20 सेंटीमीटर है। इससे काफी पास में ही एक स्लैब रखा है, कांच का स्लैब रखा है, ठीक है, काफी पास में है। तो
डायग्राम और फिर से बना लेता हूँ। इसके पास में ऐसा है कांच का स्लैब रख दिया बीच में, ठीक है। इसका म्यू 1.5 है और थिकनेस है 3 सेंटीमीटर, ठीक। कहता है कि यहाँ पर एक इधर आपको एक ऑब्जेक्ट रखना कहीं पर, ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं इसका प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कहीं रखना है, ऑब्जेक्ट। तो क्या होने वाला है, पहले लाइट आएगी, इसको क्रॉस करेगी, इसको क्रॉस करेगी, मिरर से टकराएगी, फिर लौट इसको क्रॉस करेगी, फिर इसको क्रॉस करेगी, फिर इधर इमेज बनाएगी। तो क्वेश्चन वाले चाहते हैं कि आपको ऐसे जगह ऑब्जेक्ट को रख देना है कि उसका इमेज फाइनल इमेज बनेगा वो फिर आके यहीं बन जाए, ओ पे ही बन जाए। फाइनल इमेज मतलब क्या हुआ, इसको पार करना, इसको पार करना, रिफ्लेक्ट होना, इसको पार करना, इसको पार करना, तब इमेज बन। कहता है ऐसा वो कौन सा जगह है जहां पे ऑब्जेक्ट रख दें कि फाइनल इमेज फिर ऑब्जेक्ट पे कोइंसाइड कर जाए। हमको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बताना है, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए तो मैं आपके साथ सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन लिखा जाए, फाइंड द, इस पोल को P लिख दिया सर हम, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट O फ्रॉम पोल, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट O फ्रॉम पोल P such that the final image coincides with the object. Final image coincides with the object. Final image coincides with the object. Final image इससे coincide कर जाए तो वो हम बताना है। आप एक ट्रायल करो, आप एक बार सोचो कैसे करना है, फिर मैं आपके लिए सॉल्व करूंगा। सोचो सब। उम्मीद करते सभी फ्रेंड्स ने सोचा होगा और एक कंक्लूजन पे आए होंगे, मेरे साथ सॉल्व कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज याद दिलाऊं, अभी जो क्वेश्चन किए थे आपको ये लिखना नहीं है, समझना है। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था ना, यहाँ पे आंख बनाया था और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट O बनाया था जो चल भी रहा था, याद है। 10 सेंटीमीटर था, ये शायद 6 सेंटीमीटर था और आंख की दूरी भी शायद 10 सेंटीमीटर लिए थे और म्यू लिए थे शायद 1.5, याद है इसका। तो हम लोग का डिस्टेंस आया था, आंसर इमेज का डिस्टेंस मुझे याद है आया था 24 सेंटीमीटर। एम आई राइट? सही बात बोल रहा हूँ। और ये वैसे तो दूरी, ऑब्जेक्ट दूरी कितनी थी, 10, 20, 6, 26 था, ये यहाँ से 26 था, लेकिन आंसर आ गया था 24 सेंटीमीटर। तो थोड़ा सा पास में आ गया था। मैं इस पे ये सोल्यूशन हो गया था। मैं आपसे एक यहाँ पर नई बात करना चाहता हूँ। आपको याद होगा हम लोग जो अपरेंस इमेज, वो अपरेंट डेप्थ वाली बात किए थे, जो पहला डी बाई म्यू प्रूफ किए थे, जहाँ पे अपरेंट डेप्थ। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि इमेज ऊपर आ गई थी, तो एक चीज पढ़ाया था ना आपको, वहां पढ़े थे नॉर्मल शिफ्ट क्या हुआ, याद है। नॉर्मल शिफ्ट का वैल्यू आया था डी 1 - 1 बाय म्यू। अगर किसी को याद है तो ये चीज हमको पढ़ाए हैं। यहाँ से एक ऑब्जेक्ट है O, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, बस देखा जा रहा था ऐसा। ये दूरी D ली गई थी तो इमेज यहाँ बन गया था, ये डी बाई म्यू आया था, याद है आपको। तो ये कितना ऊपर भागा था, जो D - D बाई म्यू। तो इस दूरी को बोला गया था क्या, नॉर्मल शिफ्ट। पढ़ाया गया आपको? हाँ, पढ़ाया गया। तो यहां जरा एक बात देखो बालक,
सेम काम यहां भी कर रहे हैं। कोई एयर जैसे हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ पे है, जो आप स्क्रीन देख रहे हो, मेरा चेहरा दिख रहा है और आप आंख में देख रहे हो, बीच में एयर है, स्क्रीन और आपके आंख के बीच में एयर है, तो ये भी एक एयर का स्लैब हुआ, कह सकते हैं कि मान लिया आपका स्क्रीन और आपका आंख के बीच की दूरी डी है, बीच में एयर है, तो ये भी एक फ्लैट स्क्रीन है और आपके आंख फ्लैट मान सकते हैं चेहरा के सामने, तो एक डी दूरी का ऐसा गैप है। तो इसकी वजह से आपका मोबाइल क्या होगा, पास में आ जाना चाहिए, बट नहीं आएगा, बिकॉज म्यू 1 है, एयर का म्यू 1 है। आपके पास स्क्रीन और आंख के बीच में जो मीडियम है उसका थिकनेस डी है, बट उसमें भरा क्या है, एयर म्यू क्या, एयर का म्यू कितना लेंगे 1, तो 1 - 1 0, यानी शिफ्ट नहीं होगा, यानी जितना दूर पे आपका स्क्रीन है उतने दूर पे आपको दिख रहा है, ये सही है, मतलब एयर की वजह से कोई शिफ्टिंग नहीं होगा। हाँ, ये स्क्रीन के बीच में एक कांच का दीवार लगा दी तो मोबाइल से आपके ये जो स्क्रीन है आपके पास में आ जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा। जैसे ये हुआ, क्या हुआ, इस एयर की वजह से शिफ्ट नहीं होगा, बस इस स्लैब की वजह से ये शिफ्ट हो गया। शिफ्ट का फॉर्मूला लगा दे तो कितना आता है यहाँ पर, शिफ्ट का फॉर्मूला, थिकनेस कितना है 6, 1 - 1 अपान म्यू कितना 1.5, ये वैल्यू कितनी आएगी 6, 1 - 2/3, ठीक कर रहे हैं, ये वैल्यू कितनी आ गई 6/3, यानी कितना हुआ 2 सेंटीमीटर। क्या मतलब, ये जो ऑब्जेक्ट है जो आंख देख रही थी, ये हवा की वजह से शिफ्ट नहीं होगा, कांच की वजह से 2 सेंटीमीटर शिफ्ट कर जाएगा, इस हवा की वजह से कोई शिफ्टिंग नहीं हुआ, तो टोटल शिफ्टिंग कितना हुआ 0 2 0, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर शिफ्ट किया। पूरी दूरी कितनी थी बालक 26, 2 शिफ्ट कर गया, इसलिए आंसर कितना आ रहा है 24। इस शिफ्टिंग का बात भी जानना पड़ेगा, अगर ये बात समझते हो तो इसका तो हम आंसर लिख देंगे डायरेक्ट, और समझते हो चाहे नहीं समझते, अब समझो कि हाँ ये सब शिफ्ट वाली बात सही है। अब हम इसके शिफ्टिंग से इसका आंसर लिखने जा रहे हैं, कैसे वो देखिए। तो इसका हम लोग कोई सोल्यूशन नहीं लिखने जा रहे हैं, वी कैन राइट डायरेक्टली, ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा सीधे आंसर लिख सकते हैं। कैसे, तो देखिए, पहला बात तो कि ये कोई भी मिरर आपके पास हो, आपके सिस्टम में एक मिरर है, कोई मिरर हो, चाहे प्लेन कर्व कोई मिरर हो, और कहीं से क्वेश्चन ये दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट इमेज कोइंसाइड्स विद द ऑब्जेक्ट, इमेज कोइंसाइड्स विद द ऑब्जेक्ट, तो किसी भी जेन्युइन पढ़ाई करने वाले बच्चे को तुरंत सोचना चाहिए कि जरूर से मिरर पर लाइट नॉर्मल गिर रही है। मैं फिर से एक बार बोलता हूं, इफ यू हैव ए मिरर इन योर ऑप्टिकल सिस्टम, any type mirror, and if final image is coinciding with the object, so be sure that the ray will hit the mirror normally, then only it can retrace the path and reach up to its initial destination, जहां था वहीं पहुंचेगी। क्योंकि ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, बिकॉज जानते हो मिरर पे अगर नॉर्मल गिरेगा I0 तो R0, तो लाइट विल रीट्रेस द पाथ, रीट्रेस जहां से आई जैसे से गई वैसे वैसे आ जाएगी, ये बात पक्का कर लो। क्या, फिर से बोलूं क्या, मिरर अगर आपके ऑप्टिकल सिस्टम में अगर मिरर है तो भले बीच में जो भी हो, मिरर पर लाइट क्या गिरनी चाहिए नॉर्मल। एक बार मिरर पर लाइट नॉर्मल इंसिडेंट हो गई, क्वेश्चन वहीं खत्म कर दो, मिरर अपने पहुंचा देगा जहां से आए थे, रीट्रेस करा देगा, बिकॉज जहां से चले वहीं फिर तब पहुंचेंगे जब उसी रे से वापस आएंगे। सो इस पे रे क्या होना चाहिए, नॉर्मल गिरना चाहिए, ठीक बात। अब यह है कर्व मिरर, कॉनकेव मिरर, नॉर्मल गिरेगा लाइट तो क्या होना चाहिए, तो कॉनकेव मिरर पे लाइट तभी नॉर्मल गिरेगा जब वो लाइट कहां से आ रहा, उसके सेंटर से आ रहा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा, सही बात। मतलब क्या हुआ, इस मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट होगा सी पे होना चाहिए, इसके सी पे होना चाहिए, ठीक बात है, तभी नॉर्मल गिरेगा। अच्छा, अब हम लोग बस क्वेश्चन आंसर लिखने जा रहे हैं। मैं जानता हूं कि इसका जो इमेज है इसके सी पे रहना चाहिए। अच्छा,
अब होगा क्या बालक, जब ये लाइट यहां से चलेगी तो इधर तो कुछ नहीं होगा, बट जब ही इसको क्रॉस करेगी ये क्या करेगा, शिफ्ट कर जाएगा। जैसे पढ़ा हम लोगों ने, अब यहाँ पढ़ा कैसे 2 सेंटीमीटर शिफ्ट कर गया। इसका जरा शिफ्टिंग निकालो तो कितना आता बालक, नॉर्मल शिफ्ट कितना आएगा इसका, 3 1 माइनस 1.5 कितना आएगा, 3 1 माइनस 2/3 दैट इज 1 सेंटीमीटर शायद आ गया। इसका मतलब बताओ बालक, जब ये लाइट चलेगी और इस कांच को पार करेगी तो ये आगे की तरफ शिफ्ट हो जाए कितना, 1 सेंटीमीटर। ये दूरी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। ये इमेज हुआ, किसका इमेज हुआ, कांच से लाइट पार करेगी तो ये यहां, मतलब कांच को पार करने से इमेज यहां बना, और कांच को पार करने से जो इमेज है अगली घटना का ऑब्जेक्ट है। ये पढ़े आपने कि जब एक लिखा है कि जब एक ही लाइट कई रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जब करती है तो एक पहली घटना का इमेज अगली घटना का ऑब्जेक्ट, इस घटना का इमेज अगली घटना का ऑब्जेक्ट, ऐसा होता जाता है। तो इसको पार करने से जो इमेज बना है वो इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ इसका ऑब्जेक्ट ये है कौन, I1। और हम लोग पहले से जानते हैं कि इसका ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, C पे होना चाहिए, नहीं यानी ये पॉइंट क्या हुआ, C हुआ, ये पॉइंट C होना चाहिए। क्वेश्चन खत्म। ये C है और ये दूरी बताना है, C मतलब कितना 20 है, तो ये दूरी 20 हुआ, तो PO हो गया कितना 21। दैट्स ऑल, फिनिश्ड। इस बात को समझना होगा, नहीं तो कितना आप, फिर वही बात है, इसमें कोई गलत नहीं है कि आप यहाँ करें, यहाँ करें, यहाँ करें, यहाँ करें, यहाँ करें, आंसर यही लाएंगे, इसके अलावा कोई आंसर नहीं आएगा। तो 5 बार करेंगे आप, तो बहादुरी नहीं दिखाना है, स्मार्टेस्ट मेथड जानना है। ज़्यादा यहाँ एग्जाम हॉल में ज़्यादा बहादुरी दिखाएंगे शहीद हो जाएंगे, है ना। वहाँ पे कंपटीटर है, कंपटीशन देना है, आपको स्मार्ट सोचना होगा, सबसे तेज आपको सोचना होगा। सो ये मेथड हुआ, ऐसे करना है। कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। अब सीधे बात है, शिफ्ट कितना हुआ, शिफ्ट करा के सेंटर पर लाइए, आंसर होगा, है ना। ये क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे कि इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ओके, थोड़ा सा अब इसको आगे बढ़ाएंगे, क्वेश्चन को, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं हम लोग पढ़ाई को अपने, फिर इस पे और क्वेश्चन सामने आएगा तो करते रहेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। असाइनमेंट्स भी, अब इसके बाद आप लोग फ्लैट सरफेस असाइनमेंट भी सॉल्व करेंगे, हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। लिखा जाए जरा सा, यहाँ पर लिखा जाए, एक नोट लिखेंगे कॉपी में कि ए मीडियम इन विच, नोट लिख रहे हैं कॉपी में, ए मीडियम इन विच the speed of a wave, medium in which the speed of a wave is smaller, छोटा हो, smaller, greater smaller लिखेंगे अभी, smaller than such a medium, then such a medium is known as denser medium. Such a medium is known as denser medium, dense, D-E-N-S, E-R, denser medium. Whereas if its speed is higher, ग्रेटर भी लिख, स्मॉलर लिखे थे, ग्रेटर भी लिख सकते हैं। स्पीड इज क्या, greater than such a medium
इज said to be rare मतलब लेस डेंस नहीं, rarer, rarer. Such a medium is known as क्या, rarer for the wave, या said to be rarer for the wave. क्या क्या लिखे बालक, जब कोई वेव किसी मीडियम में चलेगी तो जिस मीडियम में उसका स्पीड कम होता है उस मीडियम को उस वेव के लिए डेंसर मीडियम कहते हैं, और जिस मीडियम में उसका स्पीड ज़्यादा होता है उस मीडियम को उस वेव के लिए क्या बोलते हैं, रेयरर मीडियम बोलते हैं. नाम है डेंस और रेयर, इसे मीडियम के डेंसिटी से कोई मतलब नहीं, ध्यान रखना है. बिकॉज ऐसा हो सकता है कोई एक मीडियम किसी एक वेव के लिए डेंसर है और दूसरे वेव के लिए वही मीडियम रेयर हो जाएगा, इसलिए उसके डेंसिटी से कोई मतलब नहीं. जिसमें आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे है एयर और वाटर. तो लाइट के लिए एयर वैक्यूम ले लो, वैक्यूम और वाटर ले लो, वैक्यूम वाटर, तो वैक्यूम ले लो तो क्या होगा, वैक्यूम जो है लाइट के लिए क्या हुआ, रेयरेस्ट मीडियम हो गया. सबसे तेज चलती है लाइट किसमें, वैक्यूम में. और पानी के अंदर लाइट का स्पीड क्या है, कम है, कम हो जाएगा. तो लाइट के लिए वैक्यूम हो गया रेयरेस्ट मीडियम और वाटर हो गया डेंस मीडियम, हो गया डेंसर मीडियम हो गया. लेकिन साउंड सुना है वैक्यूम में चलता ही नहीं, स्पीड जीरो हो जाता. साउंड के लिए हमेशा मीडियम चाहिए, तो साउंड के लिए वैक्यूम क्या हो, मोस्ट डेंस मीडियम हो गया, जबकि लाइट के लिए रेयरेस्ट मीडियम. तो वैक्यूम में लाइट सबसे तेज चलती तो उसके लिए रेयरेस्ट मीडियम हो गया, और वैक्यूम में साउंड चलता ही नहीं, चल ही नहीं पाता, जीरो स्पीड होता, उसके लिए मोस्ट डेंस मीडियम हो गया. इसलिए एक ही मीडियम किसी के लिए रेयर हो गया, किसी के लिए डेंसर हो गया. तो ये वेव पे डिपेंड करेगा, इसलिए इसके डेंसिटी से कोई रिलेशन नहीं होता. अच्छा, अब नीचे लिखो कि वी नो दैट म्यू इक्वल टू सी बाय वी, सब लोग जानते हैं म्यू पर सी बाय वी. सो वी इक्वल टू क्या हुआ, सी बाय म्यू. सही बात है. इसका मतलब क्या हुआ कि जहां म्यू ज्यादा होगा वहां का वी कम होगा. यहां भी है, जब म्यू ज्यादा होने के लिए वी, सी तो कांस्टेंट चीज है ना, तो म्यू ज्यादा होने के लिए वी कम है. इसका मतलब क्या हुआ कि म्यू ज्यादा तो वी कम, यानी जिस मीडियम का म्यू ज्यादा होता है उसमें वी कम होता है, यानी वो स्पीड कम होता है, यानी उसके लिए क्या होगा, डेंस मीडियम होगा. सही बात, इतना. सो लिख दिया जाए, सो हायर द वैल्यू ऑफ आर आई मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो हायर द वैल्यू ऑफ आर आई, more denser will be the medium. Higher the value of Ri, more denser will be the medium for light. More denser will be the medium for light. So आज से सीधा म्यू देख के बता सकते हो कि कौन मीडियम किसके लिए डेंसर है, किसके लिए रेयर है. सही बात. अच्छा, अब इस पे एक बात देखो बालक, जैसे हम लोग यहाँ पे एक डायग्राम बना रहे हैं, दो चीजें बना रहे हैं. एक में रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट आने वाली है, और दूसरा इसके बगल में बना रहे हैं यहाँ पर एक और डायग्राम. इस बार डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट आने वाली है. ठीक है, दोनों में हमने आई सेम रखा है. देखने आर किसका ज्यादा होता है, स्नेल्स लॉ लगाते हैं. तो इसको हमने म्यू आर लिख दिया है, इसको म्यू डी लिख दिया है. ये म्यू डी है, ये म्यू आर है. तो स्नेल्स लॉ यहां लगाते हैं तो क्या होगा, बोलो क्या लिखेंगे, म्यू आर साइन आई इज इक्वल टू म्यू डी
साइन आर, सही है। तो साइन आर कितना हो गया, साथ साथ सब लोग करिए, म्यू आर अपान म्यू डी साइन आई, ठीक है। म्यू आर रेयर का कम होगा म्यू, अब डेंसर का म्यू ज्यादा होगा, ये वैल्यू 1 से कम हो गई, लेस देन 1 हो गई, तो साइन आर इज लेस देन साइन आई, साइन आर लेस देन साइन आई, सो आर लेस देन क्या, आई, ठीक है। ये वैल्यू 1 से कम है, सो साइन आर इज लेस देन साइन आई, सो आर इज लेस देन आई, बिकॉज आई एंगल बढ़ने साइन थीटा का वैल्यू बढ़ता है 90 तक। अच्छा, यानी क्या होगा, रिफ्रैक्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी स्मॉलर देन क्या, इंसिडेंट एंगल, मतलब जो आई आर, ये सब ऐसे बनाना पड़ेगा, ये हुआ ना आर एंगल, तो आर कम हो गया। इधर आते हैं, सेम चीज यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखना हम लोग को म्यू डी साइन आई इक्वल टू म्यू आर साइन आर, यहाँ साइन आर की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू डी अपान म्यू आर साइन आई। अब देखो म्यू डी म्यू आर से ज्यादा है, ग्रेटर देन 1 हो गया, यानी साइन आर इज ग्रेटर देन साइन आई, सो यहाँ क्या हो गया, आर इज ग्रेटर देन आई, आर इज ग्रेटर देन आई, आर इज ग्रेटर देन आई मतलब आर बड़ा होगा, मतलब क्या होगा, अगर ये ऐसे आई है तो ये थोड़ा आई इससे ऐसे ज्यादा इधर चले जाएगा, ये वैल्यू बड़ा हो गया, नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि जब लाइट रेयर से डेंसर जाती है, इट शिफ्ट्स टुवर्ड्स नॉर्मल, एंड व्हेन इट मूव्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर, इट मूव्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, शिफ्ट्स टुवर्ड्स नॉर्मल, और इधर क्या हो जाएगा, शिफ्ट्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक बात। थोड़ा बहुत जब पढ़े होंगे आप लोग तो ये बात आप सब जानते हो, फिर भी लेकिन इसका अब हम लोग यूज करने जा रहे हैं, सिर्फ ये सीधे फैक्ट लिखने से काम नहीं चलेगा, इसका हम लोग एप्लीकेशन करने जा रहे हैं, ठीक है। कैसे, एक टर्म और पढ़ेंगे बस, अब जैसे ये हुआ, लिखा जाए, लेट अस assume light travels from denser to rarer medium, ये केस लेने जा रहे हैं हम लोग, लाइट हमारा डेंसर से रेयर की तरफ जा रहा है, इधर डेंसर इधर रेयर ले रहे हैं, इस बार उल्टा कर रहे हैं हम, लाइट को डेंसर से ले जा रहे हैं किस में, रेयर। तो जैसा हम पढ़े हैं कि डेंसर से रेयर में ले जाएंगे तो लाइट नॉर्मल से दूर जाएगा, तो डायग्राम थोड़ा सा हम लोग जो अपना ये आई है इसे आर थोड़ा बड़ा बनाए, ये आई हुआ और ये आर हुआ, ठीक बात। अच्छा ठीक, यहां तो समझ आया बात। अब बालक यहां नोट करो, लिखो तो जरा, if we increase the incident angle I, if we increase the incident angle I, then R will increase accordingly, then R will increase accordingly, I बढ़ेगा तो R बढ़ेगा। लेकिन बालक ये बताओ, I बढ़ा रहे हो, I और R इन दोनों में से कौन सा एंगल पहले 90 डिग्री होगा, I की R? ऑफ कोर्स R होगा, बिकॉज आप इसको बढ़ा रहे हो तो R ज्यादा बढ़ रहेगा, ये थोड़ा बहुत ज्यादा बढ़ेगा, तो I बढ़ने से R बढ़ेगा, तो पहले 90 डिग्री कौन हो जाएगा, R, बिकॉज पहले से ही ज्यादा है ना वो, ठीक है। लिखा जाए तो R will increase in accordingly, फिर नीचे लिखा जाए, we will
get such a value of I, we will get such a value of I for which R is equal, R becomes 90 degree. We will get such a value of I for which R becomes 90 degree, and such a value of I is known as critical angle, IC लिखेंगे हम इसको, क्रिटिकल एंगल IC। ठीक है, आई बढ़ाए, ये वाला हमारा ये वाला आई, ये इधर की तरफ, ये इसके 90 डिग्री होगा, ये ऐसे जा रही है नहीं, तो उसको हम लोग ऐसा इंसिडेंट एंगल जिसके लिए रिफ्रैक्टेड एंगल कितनी हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, उस इंसिडेंट एंगल को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। तो उसका अलग डायग्राम बना देते हैं, इधर डेंसर है, इधर रेयर है, ऐसी रे आए कि ऐसे चली जाए, तो इस एंगल को हम IC कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। ठीक है, IC के वैल्यू निकाल के इसको फिनिश किया जाए। ये है म्यू D, ये है म्यू R। सिर्फ ये सब का सिर्फ कब पॉसिबल है, जब लाइट कहां से कहां जाए, डेंसर से जाए, रेयर से डेंसर तो पॉसिबल ही नहीं है। सो बोलो स्नेल्स लॉ, ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो स्नेल्स लॉ लगाए तो क्या हो जाएगा बालक, म्यू D साइन IC, म्यू D साइन IC इज इक्वल टू म्यू R साइन 90। साइन IC इक्वल हो गया म्यू R अपान म्यू D, साइन IC इक्वल टू म्यू R अपान म्यू D। ये क्रिटिकल एंगल का वैल्यू आ गया। जब लाइट डेंसर से रेयर जाएगी तो एक ऐसा एंगल मिलेगा जिसके लिए रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री हो जाएगी, उस एंगल को हम क्रिटिकल एंगल कहेंगे। उसकी वैल्यू आएगी साइन IC इक्वल टू म्यू R अपान म्यू D, रेयर अपान डेंसर। ठीक है, और इस तरह से लाइट को जाने को हम बोलते हैं ग्रेजिंग। ग्रेजिंग मतलब क्या होता है, वो गाय घास को ऐसा करते हैं ना, पैरेलल खाते चलते हैं, चरना, घास चरते हैं, तो ये भी पैरेलल चलना सरफेस के, इसे इसको कहता है ग्रेजिंग। लाइट अब ग्रेज कर रही है, ये ग्रेजिंग कर रहा है, ये हो क्रिटिकल एंगल। अब इस क्रिटिकल एंगल से आगे की पढ़ाई चालू होगा, एक नया पढ़ाई है, उसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब क्या, इशारा ये है कि इससे भी थोड़ा आई करें तो क्या होगा, लाइट कहीं लौट तो नहीं आएगी। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज इतना ही पढ़ते हैं। ठीक है, थैंक यू।